नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी, जैसे क्वालिफ़िकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एज लिमिट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एप्लीकेशन फ़ीस और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, जो कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने निकाली है। टोटल वैकेंसीज जैसा आप देख पा रहे हैं 8,415 है। ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। स्टार्टिंग डेट है 13 नवंबर 2020। 13 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगी 14 दिसंबर। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, ना ही एग्ज़ाम की कोई डेट आई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या 5/2020 है। ये बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद। वेतनमान लेवल 3 का है, जो कि वेतनमान लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 की रिक्तियों की संख्या 8,415 है। आप यहां से देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2020 रहेगी। लिखित परीक्षा का स्तर इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा और प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आवर्स मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस के लिए। एंड लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी रिटन एग्ज़ाम में 30% मिनिमम आपको लाने ही होंगे अगर आपको क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, वरना आप असफल घोषित किए जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें, आपको रिटन एग्ज़ाम में 30% मिनिमम चाहिए। मेरिट लिस्ट जो होगी, यहाँ पर आप 10th पॉइंट देख सकते हैं, वो रिटन एग्ज़ाम के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। तो आप देख सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम सिर्फ एक क्वालिफाइंग है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एंड अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास होना अनिवार्य है। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो ये देख लीजिए, आपके 3 टेस्ट होंगे, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, जिसमें आपके प्राप्त कुल अंक उनके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। इसमें इंडियन होना अनिवार्य है और सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1 अगस्त 2020 को आपकी 12th पास होना जरूरी है। और अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। आपकी जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी फाइनल मांगी जाएगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में आप देख सकते हैं, आप जनरल और बीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए। SC ST के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एंड फीमेल के ऑल केसेस ये मिनिमम 155 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट मेल में जनरल, BC एंड DBC में चेस्ट एक्सपेंडेड मतलब छाती फुलाकर मिनिमम 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बिना फुलाए मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST के केस में ये मिनिमम 84 सेंटीमीटर और बिना फुलाए मिनिमम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड के बारे में ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई, सीना और वजन इनके लिए कोई अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं वो तो होने ही चाहिए। ये डिटेल में आप देख सकते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको ऊपर टेबुलर फॉर्म में। ये 6 पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है कि छाती बिना फुलाए और फुलाए कितना होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट है 5th, महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, और एक पॉइंट है वजन के लिए सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना आवश्यक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 48 kg होना ज़रूरी है। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा। जिन लोगों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और लिखित परीक्षा 12th लेवल के आधार पर की जाएगी, जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होंगी, और 2 घंटों का एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सही उत्तर दिए जाने पर 1 अंक मिलेंगे। और सिलेबस के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, सिलेबस फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2019, जहां पर आपको डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वालों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर 30% नहीं आए तो आपको असफल घोषित किया जाएगा, और कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा केवल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एक तरह से मात्र ये क्वालिफाइंग होगी। जो भी लिखित परीक्षा क्वालिफाई करेगा, 30% ले आएगा, वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे सकता है। बात करते हैं द्वितीय चरण की। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके कुल 100 अंकों की होगी। दौड़ के लिए 50 अंक दिए गए हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए ये टाइम बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं मार्क्स कि 5 मिनट से कम है तो 50 मार्क्स मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं डिटेल में। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ये नोट कर लीजिए। अगला है सभी कोटि की महिलाओं के लिए। इसमें लिखा हुआ है, ये आप टाइम यहाँ से देख सकते हैं, एंड लिखा हुआ है 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेनी है। एंड मेल की 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी और फीमेल की 1 किलोमीटर की। ये डिटेल है, आप देख सकते हैं। अधिकतम 1.6 किलोमीटर 6 मिनट मैक्सिमम, एंड फीमेल के केस में 1 किलोमीटर मैक्सिमम 5 मिनट्स। गोला फेंक के 25 अंक दिए गए हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा आपको। ये मिनिमम यहाँ पे दे रखा है कि आपको कितना दूर फेंकना है, इस बात का ध्यान रखें। डिटेल में आप देख सकते हैं कि अगर 16 फीट से 17 फीट तक आपने फेंका तो 9 अंक मिलेंगे, और 20 फीट से ज़्यादा तो आपको 25 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए महिलाओं को 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक मिलेंगे। बात करते हैं ऊंची कूद की, जिसके अधिकतम 25 मार्क्स हैं। पुरुषों के केस में न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट की है। अगर 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष हुए तो उनको असफल घोषित किए जाएंगे। ऐसे ही महिलाओं के केस में न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट दी गई है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊंची कूद में पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 4 फीट एंड महिलाओं के लिए है 3 फीट। एक पॉइंट है यहाँ पर, नियत समय जो कि पुरुषों के लिए 6 मिनट है और महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए कि गोला फेंक और ऊंची कूद में मैक्सिमम आपको 3 चांसेस मिलेंगे, और अगर किसी भी स्पर्धाओं में आप सफल नहीं हो पाते तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। आपको हर एक स्पर्धाओं में, चाहे ऊंची कूद हो चाहे दौड़ हो, आपको सभी में सफल होना है। मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। मेरिट लिस्ट संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपके दौड़ में कितने मार्क्स आए, आपके ऊंची कूद में कितने आए, आपके गोला फेंक में कितने आए, इन तीनों को जोड़कर आपके टोटल मार्क्स फिर मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी। तो आपको मेनली परफॉर्मेंस है इन तीनों में, और आपको रिटन एग्ज़ाम सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स लाने उसमें, एंड वो भी 30%। तो आपको मेनली फोकस करना आपको अपने फिजिकल पे, कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अच्छे से जाए। वैकेंसी के बारे में देखते हैं अभी। वैकेंसी जैसा आप देख पा रहे हैं 8415 है, और ये कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सामान्य वर्ग अनारक्षित 3489 है। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर कैटेगरीज मेंशन है और कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में है। फर्दर डिटेल में आप देख सकते हैं कि कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसीज है। जैसे पटना में 600, नालंदा में 240, आप देख सकते हैं यहाँ से। बेगूसराय में 130 है। डिटेल में आप वो चेक कर सकते हैं। टोटल सीरियल नंबर 67 है, जो कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज है ये मेंशन की गई है, और यहाँ देख सकते हैं आप 8415 टोटल वैकेंसीज है। कट ऑफ तिथि के बारे में बताया गया कि आपकी एज लिमिट और आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो एज ऑन आपकी 1 अगस्त 2020 मांगी जा रही है। चिकित्सकीय परीक्षण के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपका आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अनिवार्य है। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो आपका मेडिकल में पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान सीरियल नंबर 19, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप। एंड प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। आपको जो भी डिटेल पूछी जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको फुल डिटेल सही बताना है। अगर आपने कोई भी पॉइंट गलत बताया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 20 पे लिखा है लिखित परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे। हमेशा मास्क पहने रहेंगे तथा हैंड सैनिटाइज़र, खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ लाएंगे। ये ध्यान रखिए, मास्क पहने रहेंगे, हैंड सैनिटाइज़र, खाद्य पदार्थ एवं पेयजल। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको क्या क्या साथ लाना है और किसी को साथ में नहीं लेकर आना है। अब बढ़ते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 13 नवंबर 2020 से ये स्टार्ट हो रहा है, और आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अनारक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 450 रुपये, 450 रुपये, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर SC ST के लिए 112 रुपये है,
एंड ऑल अदर्स जो भी बाकी रह गए हैं उन सब के लिए 450 रुपये हैं। ये बताया गया पॉइंट नंबर 22 में आपके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या आप अपने सुविधानुसार कैसे भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है, आप उनको अच्छी तरह से पढ़ें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप बिहार पुलिस के टैब या एडवर्टीज़मेंट बाय ग्रुप में जाकर ये जो एडवर्टीज़मेंट नंबर दे रखा है 5/2020 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो ये पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि ये आपको वेबसाइट पे कहाँ पर लिंक मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपने पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रेडी रखें, और ईमेल आईडी नहीं है आपके पास तो उसको बना लें, सो दैट कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करते वक्त आप प्रॉपरली उस फील्ड को भर सकें। कोई भी कम्युनिकेशन आपसे किया जाएगा तो वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही किया जाएगा। अगर आपने गलत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड करी वो बिल्कुल ठीक हो। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली तभी मानी जाएगी सबमिटेड जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस आपने पे कर दी हो। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस प्रॉपरली नहीं फिल करी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अनसक्सेसफुल माना जाएगा। और अगर आपका किसी भी रीज़न से आपका पेमेंट आपका या जैसे बिजली या इंटरनेट ये नहीं आ रहा हो, उससे आपका पेमेंट बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जो आपका अकाउंट से पेमेंट कटा है वो 7 दिन के अंदर आपके पेमेंट गेटवे द्वारा लौटा दी जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एप्लीकेशन फ़ीस प्रॉपरली पे करें। और एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फ़ोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक SMS आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड भेजा जाएगा, और यही रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। तो आप ज़रूर चेक कर लें इस चीज़ को। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। आप सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या जो भी आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो भी स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं आप वो फुलफ़िल कर रहे हैं, आप ये ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अगर कोई एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो उसके आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अभ्यर्थी 10वीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करें। आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट में मेंशन है डेट ऑफ बर्थ, आप वही वहाँ पर मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता या पति का नाम, पता आदि सूचनाएं बिल्कुल सही भरेंगे। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये आप ज़रूर इंश्योर करें कि जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके डॉक्यूमेंट से मैच हो। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आपकी कैटेगरी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त कर ले कि वे किस वर्ग अथवा कोटि में संबंध रखते हैं। तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखें आप। अब देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो कि 2 भागों में भरा जाएगा। प्रथम भाग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स जो भी वहाँ पर दी गई होंगी वो आपको फिल करनी है।
उसके पश्चात आपको भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी और सफल पंजीकरण के पश्चात आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक पंजीकरण नंबर और पासवर्ड आपका भेजा जाएगा। एंड भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण एडिट करने की सुविधा है। आप ज़रूर देख लें कि आपने जो डिटेल्स फिल करी है वो ठीक हो। अगर कुछ गलत दिखता है तो आप एडिट बटन दबा कर ठीक कर सकते हैं। पंजीकरण रद्दीकरण के बारे में लिखा गया है कि यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इस स्थिति में आवेदक कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। तो आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने से पहले अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर दी तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। उस केस में आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा और वहाँ पे आपका फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बट आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट की है वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराए गए पंजीकरण नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में उम्मीदवार को वांछित सूचनाएं यथा पिता या पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि को फिल करना है। उसके बाद आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ, ये ध्यान रखें, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 25 KB के बीच का और फॉर्मेट होना चाहिए JPG, JPEG या GIF फॉर्मेट में। हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी में काली एवं नीली स्याही से अलग अलग, जिसका साइज 15 से 25 KB और JPG, JPEG या GIF फॉर्मेट में और सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसे फ़ोटो एवं हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको आप ज़रूर नोट कर लें कि क्या साइज़ चाहिए और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इसको बड़े ही ध्यान से आपको अपलोड करना है फ़ोटो और सिग्नेचर को। फ़ोटो और सिग्नेचर अगर आपने ठीक से अपलोड नहीं किए तो आपका आवेदन पत्र रद्द या निरस्त कर दिया जाएगा। और फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतरिम रूप से सबमिट करने से पहले आप एडिट डिटेल का बटन क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार कंफर्म और सबमिट करने के बाद आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़रूर ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो डिटेल्स आपने फिल करी है वो बिल्कुल ठीक हो। और आपने आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा, तभी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपके मोबाइल और ईमेल पर एक मैसेज आया हो जिसमें आपका सक्सेसफुली सबमिट किया गया एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया हो, तभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट माना जाएगा। अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र की एक्नॉलेजमेंट A4 साइज के पेपर पर प्रिंट कर उसे भली भांति जांच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थित करेंगे। तो ये आप ज़रूर नोट कर लें कि आप उसका प्रिंट आउट ले लें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज पे और उसको अपने पास संभाल कर रखें। यदि आपको लगता है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है और वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो उसमें करेक्शन तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप वहाँ पर एक आवेदक को एक रद्दीकरण जो कि कैंसिल का एक प्रावधान दिया गया है, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आप दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस ऑलरेडी पे कर दी वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की फ़ोटो सहित की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें और केंद्रीय चयन परिषद से पत्राचार करते समय
आवेदन पत्र की पावती जो कि एक्नॉलेजमेंट है उसकी छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 14 दिसंबर 2020 है। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारी रद्दीकरण के बारे में, आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका जरूर ध्यान रखें। आवेदन पत्र का प्रथम भाग जो कि रजिस्ट्रेशन है वो भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना। तो सबमिट जरूर करना, ये ध्यान रखें। आवेदक द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर का अपलोड किया जाना। आपसे कोई भी एक चीज़ छूट जाती है तो उस केस में भी आपका अनसक्सेसफुल माना जाएगा और रद्दीकरण हो जाएगी आपकी उम्मीदवारी। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना। एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट प्रॉपरली करनी है आपको एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन। गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना। आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना। आवेदन में गलत लिंग अंकित करना। आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना या कट ऑफ तिथि या शैक्षणिक योग्यता धारण न करना। नेक्स्ट है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का प्रस्तुत न किया जाना। तो ये काफ़ी पॉइंट्स है, आप मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको, आप डिटेल में नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 28, जिसमें लिखा गया है कि वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को उनका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड किया जाएगा और इस संबंध में आपको समाचार पत्रों के माध्यम से या ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको SMS या ईमेल के जरिए भी दी जाएगी। इसलिए आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप प्रॉपरली फिल करें और रेगुलरली चेक करते रहें। नेक्स्ट है ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखें। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोटिफिकेशन के, बाकी डिटेल में आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। बाकी इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। सब्सक्राइब का बटन दबाइए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी पता करने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में पता लगता है।